मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। यदि बोर्ड एग्जाम में ना चाहते हो रोना यदि बोर्ड एग्जाम में ना चाहते हो रोना तो डीजे सर चैनल के वीडियो को ना छोड़ना। यूपी बोर्ड एग्जाम की घट रही है दूरी। यूपी बोर्ड एग्जाम की घट रही है दूरी। अरे अब तो अपनी तैयारी कर लो पूरी, जो अब तक थी अधूरी। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और नेशंस सिविक्स के मैंने लगभग अब तक जो 80 से 85 लेक्चर्स अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करा रखे हैं आप लोग के लिए। जाइए उन सभी को देखिए, और उन सभी को देखने के बाद डिस्टेंस चाहे नागरिक शास्त्र में कैसों पेपर बन के मिले, आप 100% पूरा का पूरा निश्चित तौर पर करके आएंगे। और जो बचे कुछ डिस्टेंस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मैं उनको भी अब खोज खोज के जो है उन पर भी आप लोगों के लिए कार्य हो रहा है। उन्हीं में देखिए डिस्टेंस आप लोग के समक्ष एक प्रश्न दिख रहा है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो कहने का मतलब डिस्टेंस की पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष में और उसके साथ ही साथ विपक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करना है। ठीक है, ये नागरिक शास्त्र के दीर्घोत्तरी का प्रश्न रहेगा डिस्टेंस, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और डिस्टेंस ये आप लोगों के प्री बोर्ड की बात अगर करें हम लोग, और उसके साथ ही साथ जो मॉडल पेपर की बात करें, तो उन सभी में ये प्रश्न देखा गया है। और निश्चित तौर पर ये प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए परिचय की बात अगर हम लोग करें पहले यहाँ पर, तो 102वां जो संविधान संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन अधिनियम जो 102वां था, 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो जिसे एनसीबीसी भी कहते हैं हम लोग, को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। क्या करता है एडिशंस, जो 2018 वाला जो किया गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए जो संशोधन किया गया था, 102वां संविधान संशोधन, तो उसमें क्या किया गया था, एनसीबीसी यानी पिछड़ा वर्ग आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा क्या किया गया, करता है। इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है, ताकि रेगुलेशंस उस पर भी कार्य किया जा सके और उसमें जो आवश्यक परिवर्तन है वो किया जा सके। और आइए चलिए देखते हैं इसमें कि एनसीबीसी या जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो और किस तरीके से वर्क करता है, या किन तथ्यों पर, किन विचारों पर ये काम आगे बढ़ाता है। इससे देखिए पहले एनसीबीसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय था। ठीक है दोस्तों, अगर पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। अगर देखा जाए पृष्ठभूमि क्या रही है, तो देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे हम लोग अदर बैकवर्ड कास्ट बोलते हैं, या तो ओबीसी भी बोलते हैं हम लोग इसे, ठीक है ना। तो पृष्ठभूमि देखिए क्या रहा है, 1950 और 1970। डिस्टेंस ये सर याद रखिएगा, 1950 और 1970 के दशक की बात हो रही है। 1950 से और 1950 और 1970 के दशक में कहा जाए तो काका कौन थे, काका कालेलकर थे। कौन थे, काका कालेलकर। कौन था डिस्टेंस, काका कालेलकर था। ठीक है ना, काका कालेलकर साहब थे। और बीपी मंडल थे। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, पूरा फुल फॉर्म पूछता रहता है नियमित तौर पर। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है डिस्टेंस, कौन है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में क्या किया गया, क्रमशः 2 पिछड़ा वर्ग आयोगों की नियुक्ति की गई। क्या किया गया, 2 पिछड़ा वर्ग आयोगों का नियुक्ति किया गया। कौन कौन, काका कालेलकर के समय में, और उसके साथ ही साथ बीपी मंडल, जिन्हें हम लोग बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से जानते हैं। देखिए काका कालेलकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में भी जाना जाता है। नहीं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे काका कालेलकर जी का नाम उसमें सर्वोपरि लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। चलिए आइए कुछ अन्य तथ्यों पर देखते हैं, हम लोग बातें करते हैं यहाँ पर। देखिए जब ये बातें हो गई यहाँ पर तो एनसीबीसी की, तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो बात अब हम लोग करेंगे सन 1992 की। कब की बात किया जाएगा, सन 1992। तो 1992 में क्या हुआ, 1992 की अगर देखा जाए तो इंदिरा साहनी मामले में, कौन से मामले में, इंदिरा साहनी मामले में क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों के समावेशन और बहिष्करण पर विचार करने तथा जांच एवं सिफारिशें के लिए एक स्थायी निकाय का गठन करे। कहने का मतलब क्या डिस्टेंस की 1992 में जब देखा गया तो इंदिरा साहनी मामले में क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को ये निर्देश दिया कि वो लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से जो विभिन्न प्रकार के जो ओबीसी वर्ग की बात हो रही है, पिछड़े वर्गों के अगर समावेशन और बहिष्करण पर विचार करे एवं जांच एवं सिफारिशों के लिए स्थायी निकाय का गठन करे। ये मतलब पूरी तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था। ठीक है ना, और ये कब कब की घटना है, सन 1992 की। ठीक है, जब
चलिए तथ्यों में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को। तो जब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्थायी निकाय गठन करे तो इन निर्देशों के अनुसार अगर देखा जाए, इन निर्देशों के अनुपालन में संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और एनसीबीसी का गठन किया। क्या किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। 1993 में ना, संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और एनसीबीसी का गठन किया। ठीक है ना, एनसीबीसी का। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रहेगा, ये डिस्टेंस पॉइंट इसमें का। तो चलिए आइए हम लोग कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं। आरक्षण के समर्थन और विरोध में देखा जाए तो अनेक तर्क दिए गए। डिस्टेंस एक पक्ष की ओर से दिए गए तर्कों में अगर हम लोग बात करें तो दूसरे पक्ष द्वारा खंडित किया जाता है। यानी भाई जाहिर सी बात, तर्क का मतलब ही वही होता है कि एक अगर दे तो दूसरा उसे तोड़ दे, दूसरा अगर दे तो जो पहला वाला है वो उसे कटाक्ष करना ना, तो उसे ही तर्क वितर्क की बात करते हैं हम लोग, तो पक्ष द्वारा खंडित किया जाता है। जबकि अन्य दोनों पक्षों से क्या होता है, सहमत हुए हैं ताकि दोनों पक्षों को समायोजित करने के लिए एक संभाव्य तीसरा समाधान प्रस्तावित हो। तो संभाव्य तीसरा जो समाधान प्रस्तावित के रूप में सोचा गया कि मतलब कि एक देखिए, तर्क और वितर्क मत करिए, इन दोनों चीजों का समावेश करके एक तीसरी चीज को प्रस्तावित कीजिए जिसके बेस पर आगे बातें की जा सकें, डिस्टेंस की जा सके। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर एक नंबर आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पर, 950 690 285 7 नाम का। तो इस नंबर पर जाइए, डिस्टेंस व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यवस्थाओं को प्राप्त कीजिए ग्रुप को ज्वाइन करके डिस्टेंस। और फ्री में जो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोग को मिलता है डिस्टेंस, तो एक तो आपको काम करना ही चाहिए, किसी अपने दूर दराज के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। और उन बच्चों को भी, उन दूर दराज के विद्यार्थी जो हैं, जो प्राइवेट रेगुलरली विद्यालयों में नहीं गए हैं, प्राइवेट वगैरह से पढ़ रहे हैं, तो उन सभी तक जो है डिस्टेंस इस चैनल का लिंक फैलाइए ताकि वो बच्चे भी इस चैनल का लाभ उठाकर बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी अलग पहचान बना सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ अन्य पॉइंटों को। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आरक्षण समर्थकों द्वारा प्रस्तुत तर्क। आरक्षण समर्थक मतलब कहने का मतलब है कि जो आरक्षण को समर्थन देते हैं तो उनके तर्क क्या हैं, किस बेस पर वो बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे कोई भी है किसको कि कितना परसेंट देना है, इनको इतना परसेंट दिया जाएगा, उनको उतना परसेंट दिया जाएगा, ये है तो इनको ये छूट मिलेगी, वो है तो उनको ये छूट मिलेगा। तो उसके बेस पर अगर बातें करें हम लोग, तो आरक्षण समर्थकों द्वारा प्रस्तुत तर्क क्या दिया गया। देखिए आरक्षण भारत में एक राजनीतिक आवश्यकता है। एडिशंस भारत में एक राजनीतिक आवश्यकता भी है क्योंकि मतदान की विशाल जनसंख्या का प्रभावशाली वर्ग जो होता है, एडिशंस प्रभावशाली वर्ग जो होता है, वो आरक्षण को स्वयं के लिए लाभप्रद के रूप में देखता है। यानी प्रभावशाली जो वर्ग होता है वो आरक्षण को स्वयं के लिए क्या करता है, लाभप्रद के रूप में देखता है। सभी सरकारें आरक्षण को बनाए रखने और या बढ़ाए जाने का समर्थन करती हैं। जाहिर सी बात है, आरक्षण क्या होता है, कानूनी और बाध्यकारी है। देखिए आरक्षण क्या होता है, कानूनी और बाध्यकारी तौर पर भी होता है। और इसमें देखा जाए तो चीज़ें होती हैं बड़ी। देखिए गुर्जर आंदोलनों के द्वारा देखा जाए अगर, तो गुर्जर आंदोलनों के द्वारा देखा जाए तो राजस्थान 2007-2008 ने दिखाया कि भारत में शांति स्थापना के लिए आरक्षण को बढ़ाया जाना आवश्यक है ना, बढ़ाया जाना आवश्यक है। तो इसमें देखिए इस बात का जिक्र भी किया गया। तो ऐसे समय समय पर जो आंदोलन वगैरह होते रहते हैं ताकि उसमें भी अपनी विचारधाराएं लोग प्रस्तुत करते हैं कि नहीं भैया ऐसा परिवर्तन चाहिए हम लोग को, या ऐसे परिवर्तन होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। हालांकि आरक्षण देखिए योजनाएं जो होता है शिक्षा की गुणवत्ता को कम करती हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका जैसे हो गया, दक्षिण अफ्रीका की बात हो गई, मलेशिया की बात करें हम लोग, ब्राजील की बात करें, अनेक ऐसे देश हैं जहाँ पर सकारात्मक कार्रवाई योजनाएं कम रही हैं। सकारात्मक कार्रवाई योजनाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में भी यानी अमेरिका और जैसा देखिए देश की बात कर रहे हैं हम लोग, दक्षिण अफ्रीका हो गया, मलेशिया हो गया, ब्राजील हो गया, आदि अनेक ऐसे देश हैं जहाँ सकारात्मक कार्रवाई योजनाएं जो होता है वो काम कर रही है ऑलरेडी। यहाँ पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अगर क्या एडिशंस तो हुए शोध के अनुसार अगर देखा जाए तो सकारात्मक कार्रवाई योजनाएं जो होती हैं वो सुविधाहीन उन लोगों के लिए लाभप्रद साबित हुई हैं। सुविधाहीन लोग जो होते हैं एडिशंस, तो ये सकारात्मक कार्रवाई जब होती है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यानी हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है इस बात का शोध करके इस बात पर विचारधारा रखी गई हैं कि जो ये योजनाएं बनती हैं तो वो सुविधाहीन लोगों के लिए लाभप्रद निश्चित तौर पर हुई हैं और समाज में उन्हें भी उभर कर या उठकर सामने आने का अवसर मिला है। ठीक है डिस्टेंस, तो ऐसी चीज़ें देखिए बदलाव वगैरह होता रहता है। कुछ एग्जाम में देखेंगे हम लोग को 89 तक मिलने के पता चला, पहुंचने के बाद भी नहीं किसी का हो रहा है और किसी का 75 76 78 पर ही हो जा रहा है। तो चीज़ें रहती हैं डिस्टेंस कहीं ना कहीं से।
देखिए वितर्क में जब बातें होंगी तो वहाँ बात की जाएगी। वहाँ पर फिर इस तथ्य पे बात किया जाएगा कि हाँ, वास्तव में आरक्षण के विपक्ष में भी देखिए क्या तरीका है। अब तो इकोनॉमिकली के तौर पर विशेष रूप से देखिए अर्थव्यवस्था को आरक्षण को सेट कर देना चाहिए, क्योंकि अब देखा जाए तो समाज में कोई बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ऊँचे वर्ग पे है तो बहुत बेस्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब समावेश है, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर देखिए आरक्षण या वादिता की कमी से अंगड़ों को भी पीछे जाते नहीं पाया गया। आरक्षण ने केवल क्या किया, अगड़ों के और अधिक अमीर बनने और पिछड़ों के और अधिक गरीब होते जाने की प्रक्रिया को धीमा किया है। यानी जो समाज में आगे अमीर वर्ग के लोग हैं तो वो अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब वर्ग के हैं तो और गरीब होते हैं, तो इनसे इनके समावेशन को यानी इनकी प्रक्रिया को थोड़ा धीमा किया है, मतलब कि ताकि थोड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। तो यही आरक्षण होता है, उसे ही प्रतिभावादिता कहते हैं, ठीक है ना? तो इसमें इसकी वजह से कहीं न कहीं से देखिए क्या होता है, इसमें एक परिवर्तन देखने को मिला है। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर और देखते हैं पॉइंट में हम लोग आरक्षण विरोधियों के तर्क में देखा जाए तो अब देखिए विरोधियों के तर्क में भाई विरोधी भी अपने तरीके से तर्क देंगे लोग, तो उनका भी कटाक्ष रखना जरूरी है। देखिए जाति आधारित जो आरक्षण है संविधान द्वारा परिकल्पित सामाजिक विचार के एक कारक के रूप में समाज में जाति की भावना को कमजोर करने के बजाय उसे बनाए रखते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जैसे कहा गया कि हम लोग एससी को दे रहे हैं, एसटी को आरक्षण दे रहे हैं, या इनको दे रहे हैं या उनको दे रहे हैं, तो समाज में ये एक बन जाता है, नेगेटिविटी बन जा रहा है ऑटोमेटिकली। हम लोग समाज में क्या कर रहे हैं, उनको तो उठाने का काम हो रहा है कि भैया समाज में ये जो समुदाय के लोग हैं वो भी निकल कर सामने आए। लेकिन इससे क्या होता है, एक नेगेटिविटी भावनाएं बनता है, अरे भैया वो तो ये थे एससी में रहा उनका हो गया, एसटी में थे वो तो हो गया, इसमें थे तो उनका हो गया, या इसमें थे तो वो हो गया ना। तो कहने का मतलब क्या है कि भावना को कमजोर करने के बजाय उसे बनाए रखता है। इसे दूर करने के बजाय क्या होता है, आरक्षण कहीं न कहीं से उसे जातिवाद को कहीं न कहीं से जन्म भी दे रहा है। कहने का मतलब ये है बात डिस्टेंस, ठीक है ना? देखिए जब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए विपक्ष में क्या बातें और रखी जा रही हैं। तो आरक्षण संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन है। कोटा आवंटन भेदभाव का एक रूप है जो कि समानता के अधिकार के विपरीत है। कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस की जो जाति की भावना को कमजोर करने के बजाय उससे बनाए रखता है। आरक्षण जो होता है वो संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन भी है। कोटा आवंटन भेदभाव का एक रूप है जो कि समानता के अधिकार के विपरीत है। तो कोटा भी आप जानते हैं कि कोटा के साथ आवंटन जो होता है भेदभाव, तो वो सभी चीज़ें होती हैं, तो ये समानता के अधिकार के विपरीत है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर और देखते हैं अन्य पॉइंट को। तो देखिए यहाँ पर डिस्कस जब हम लोग बढ़ते हैं आगे तो आरक्षण की क्या होता है, नीति एक व्यापक सामाजिक या राजनीतिक परीक्षण का विषय कभी नहीं रहा। अन्य समूहों को आरक्षण देने से पहले क्या होता है, डिस्कस की पूरी नीति की ठीक से जांच करने की जरूरत है और लगभग 60 वर्षों में इसके लाभ का अनुमान लगाया जाना जरूरी है। यानी आरक्षण की जो नीति है डिस्कस वो एक व्यापक सामाजिक एवं राजनीतिक परीक्षण का विषय कभी नहीं रहा। अन्य समूहों को आरक्षण देने से पहले पूरी नीति की ठीक से जांच करने की जरूरत है और लगभग 60 वर्षों में इसके लाभ का अनुमान लगाया जाना जरूरी है। चलिए भैया ठीक है, इतने वर्षों से हम लोग किए तो क्या परिवर्तन देखा गया है समाज में, या चीज़ें क्या निकल कर आ रही हैं पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के रूप में, तो उस पर एक बार फिर से डिस्कस करके उसमें आवश्यक जो सुधार की जरूरत है उसे करने की जरूरत है। सारी संस्थाओं में क्या आरक्षण नहीं बल्कि भारत का 60% जो कि ग्रामीण है उसे स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण की बात हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत है। देखिए कहने का मतलब क्या है, सही संस्थाओं में आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भारत का 60% जो कि ग्रामीण है, उसे स्कूलों की ज़रूरत है, स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी जो सुविधाएँ नहीं है वहाँ पर उनकी ज़रूरत है उनको। अगड़ी जातियों के देखिए गरीब लोगों को पिछड़ी जाति के अमीर लोगों से अधिक कोई भी सामाजिक या आर्थिक सुविधा प्राप्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि समाज में ऐसे लोग हैं तो उनको उनसे ये लो लाभ मिल जाएगा, वो है ऐसे है तो उनसे वो लाभ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। तो आधुनिक भारतीय शहरों में व्यापारों के सबसे अधिक अवसर उन लोगों के पास हैं जो ऊंची जातियों के नहीं हैं। किसी शहर में उच्च जाति का होने का कोई फायदा नहीं है। भाई ऐसा बात नहीं है कि नहीं मंथली मिलने लग रहा है कि भैया कि आप इस जाति में उस जाति में हैं, निम्न जाति में यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो बात करते हैं हम लोग कि ये आप इस जाति में हैं तो आपको महीना मिलेगा इतना। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज में कहा कि नहीं भैया चलिए ठीक है ये जनरल के हैं या ये एससी के हैं या तो ये एसटी के हैं या तो ये ओबीसी के हैं, तो इनको अब इन कैटेगरी वालों को 50,000 रुपये महीना, इन कैटेगरी वालों को 20,000, इन कैटेगरी वालों को 10,000, इन कैटेगरी वालों को 5,000। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। हाँ ऐसे हैं तो इनको ये चीज़ें मिलेंगी। देखिए आरक्षण वैसे खत्म नहीं होना चाहिए भाई, जैसी बात है ये भी बात है कि आरक्षण पूरी तरीके से समाप्त भी हम लोग
नहीं कर सकते हैं, ठीक है? उसके पीछे भी बहुत बड़ा वजह है। आरक्षण जो होता है उसे वैसे तो खत्म नहीं होना चाहिए। देखिए अमिताभ बच्चन का एक आरक्षण मूवी भी आया था, वो अवसर मिले तो उस मूवी को भी आप लोग देखिएगा। आरक्षण वैसे खत्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ आर्थिक स्थिति देखकर आरक्षण देना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। कहने का मतलब क्या ऑडिशंस की सिर्फ़ जाति के बेस पर आरक्षण नहीं देना चाहिए, बल्कि वर्तमान में अगर देखा जाए, तो उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो है, आरक्षण के प्रावधानों पर बात करनी चाहिए। ठीक है ना? इससे क्या होता है समाज में और भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखा जा सकता है। देखिए अन्य द्वारा दिए गए सुझाव क्या है? कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्ष और विपक्ष की बातों तो देख ही लिए हम लोग। अब यहाँ पर देखिए रेफरेंस जो दिया गया अन्य द्वारा दिए गए सुझाव हैं वो क्या हैं? आरक्षण का निर्णय उद्देश्य के आधार पर लिया जाना चाहिए। कोई उसके मतलब उस आरक्षण के पीछे क्या हो, एक विशेष कोई उद्देश्य जुड़ा हो, ठीक है ना? उस पर जब बातें होती हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो और भी व्यापक तरीके पर देखने को मिलता है ना? तो ये बात निकल कर आई सामने यहाँ पर। जब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आगे डिस्टेंस तो देखिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट में जब हम लोग तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। देखिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर यथोचित महत्व दिया जाना चाहिए ताकि उच्च शिक्षा संस्थाओं में और एक कार्यस्थलों में अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व करने वाले समूह जो है स्वाभाविक प्रतियोगी बन जाएं, स्वाभाविक प्रतियोगी के रूप में निकल कर सामने आए। ये कुछ अन्य तरह के भी दिया गया कि जिसे आरक्षण को अगर हम लोग लाते हैं या नहीं लाते तो तभी ये चीजें देखिए प्रावधान देखने को मिल सकता है। देखिए प्रतिष्ठित क्या एडमिशंस की प्रतिष्ठित यहाँ पर देखा जाए तो उच्च जो शिक्षा संस्थाएं जैसे आईआईटी हो गया, आईटीएस की बात हो गई, में सीटों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। भाई निश्चित तौर पर बढ़ाया जाना चाहिए। आरक्षण समाप्त करने के लिए सरकार को दीर्घकालीन योजना की घोषणा करनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि दीर्घकालीन योजना को फिर से बनाने की ज़रूरत है ताकि एक बार जो पुनर्विचार किया जा सके। न जो पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मध्य, तो उन पर एक बार फिर से पुनः विचाराधीन करने की ज़रूरत है क्योंकि समाज में जब भाई ज़ाहिर-सी बात है कि जिनको समाज में अब फिर उठने का मौका मिला, तो समाज में अब क्या हो गया कि बहुत से लोग उठे नीचे और योग्यता के आधार पर भी कुछ बातें होनी चाहिए, ठीक है? कभी-कभी ये भी होता है, नहीं होता है कि या उनका पता चला कि 20 नंबर पर नहीं हुआ और पता चला सामने वाले का 12 नंबर पर ही हो गया। तो कहने का मतलब 8 नंबर कम होने के बावजूद भी मतलब कहने का मतलब कि उस व्यक्ति से कम योग्यता होने के बावजूद भी व्यक्ति का हो गया। तो यही सभी जो विचारधाराएँ होती हैं, तो ये समाज में कहीं न कहीं से ये भी एक घातक रूप ही ले रही हैं। डिस्कस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तो हम लोग का सेशन ये समाप्त भी हो गया। पूरा का पूरा एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सीरीज़ का डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया और एक नंबर का डिस्कशन मैं यहाँ जो नंबर मैंने आपको बताया था, एक बार मैं फिर से आप लोग को इस नंबर को दिखा दे रहा हूँ 950 690 257। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप में इसकी डिस्कशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्राप्त कीजिए डीजे सर चैनल के साथ और ज्वाइन कर लीजिए डीजे सर चैनल का मेंबरशिप को बेहतर तरीके से और अपने आप को एक बोर्ड में यूपी बोर्ड एग्जाम में अपनी एक अलग पहचान दीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन डिस्टेंस एक काम आप लोग को जरूर करना है, डीजे सर का कहना है इस चैनल से पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। और मैंने एक बात बताई थी जो डिस्टेंस स्टार्टिंग में, यूपी बोर्ड एग्जाम की घट रही है दूरी, यूपी बोर्ड एग्जाम की घट रही है दूरी, अरे अब तो अपनी तैयारी कर लो पूरी। तो डिस्टेंस ये बात याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। चप कर लगिए, चपा कर नहीं और रेगुलर स्टडी कीजिए।